नमस्कार, मैं राजेश चौबीसा, प्रवक्ता रसायन शास्त्र जीपीसी बांसवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम कुछ सिंथेटिक प्लास्टिक्स की चर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने पॉलीमर्स का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था और साथ ही ये भी देखा था कि दो बहुत महत्वपूर्ण कैटेगरीज पॉलीमर्स की हैं, प्लास्टिक और रबर, और इनकी चर्चा हमने विस्तार से की थी। इसी क्रम में हम यहाँ दो बहुलकों की चर्चा करेंगे तथा उनके उपयोगों की जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं बेकेलाइट। परीक्षा की दृष्टि से भी बेकेलाइट बहुत महत्वपूर्ण है और इसके सिंथेसिस के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो देखते हैं बेकेलाइट क्या होता है। ये एक ऐसा बहुलक है जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया है पहले कि जब बहुलक बनाए जाते हैं तो बहुलकीकरण की प्रक्रिया जो होती है वो दो प्रकार से संपन्न हो सकती है, योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक। योगात्मक बहुलक में एकलक इकाइयाँ होती हैं, वो असंतृप्त होती हैं और उनमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होते हैं, जिसके कारण उनमें परस्पर एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं और बहुलक का निर्माण होता है। इसे योगात्मक बहुलक या एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार का जो बहुलक है वो संघनन बहुलक या कंडेंसेशन टाइप ऑफ पॉलीमर्स कहलाते हैं। इनमें प्राय अलग अलग प्रकार की बहुलक इकाइयाँ, एकलक इकाइयाँ होती हैं और इन इकाइयों में कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं जो परस्पर अभिक्रिया करते हैं और उनसे उप उत्पाद या बाई प्रोडक्ट विलायक अणुओं के रूप में बाहर निकलते हैं। जैसे जल का अणु है, एल्कोहल का अणु है, कीटोन्स के अणु हैं, एल्डिहाइड्स के अणु हैं। इस प्रकार से इस संघनन प्रक्रिया द्वारा जो बहुलक बनते हैं उन्हें हम कंडेंसेशन पॉलीमर्स कहते हैं। तो बेकेलाइट भी संघनन अभिक्रिया द्वारा बनने वाला बहुलक है जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की संघनन अभिक्रियाओं द्वारा बहुलीकरण से प्राप्त होता है। ये एक ताप दृढ़ रेजिन है, अर्थात थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। प्लास्टिकों की जब हमने चर्चा की तो हमने देखा था वो दो तरह के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ताप सुनम्य और ताप दृढ़ बहुलक। तो बेकेलाइट एक ताप दृढ़ प्रकार का रेजिन या प्लास्टिक है जो बार बार उपयोग में नहीं लिया जा सकता और गर्म करने पर वो नरम नहीं होता है और वर्केबल नहीं होता, तो इसका एक बार ही उपयोग किया जा सकता है। ऐसे प्लास्टिक ताप दृढ़ या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहलाते हैं। तो बेकेलाइट इसी कैटेगरी का एक एग्जाम्पल है। यह दुनिया का सबसे प्रथम संश्लेषित प्लास्टिक है, अर्थात दुनिया में सबसे पहले लेबोरेटरी में जिस प्लास्टिक को सिंथेसाइज किया गया था वो यही था जिसे बेकेलाइट नाम दिया गया और एक अमेरिकन रसायनज्ञ बेकलैंड ने इसका सबसे पहले संश्लेषण किया था। तो आइए देखते हैं किस प्रकार इसको हम संश्लेषित कर सकते हैं। तो यह फिनॉल अणु C6H5OH और HCHO जिसको फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं उनकी संघनन अभिक्रियाओं द्वारा प्राप्त होता है। यह संघनन अभिक्रिया अम्ल या क्षार द्वारा उत्प्रेरित की जा सकती है। यहाँ प्राय फिनॉल की तुलना में फॉर्मेल्डिहाइड को काफ़ी एक्सेस में, अधिक अनुपात में लेना होता है। जब तनु अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो गर्म कराने पर संघनन होता है और संघनन होकर एक उत्पाद प्राप्त होता है जो कि एक रेखीय बहुलक है और जो कि ताप सुनम्य प्रकार का प्लास्टिक है जिसको नोवोलक कहा जाता है। ये अभिक्रियाएँ यहाँ दिखाई गई हैं। C6H5OH फिनॉल है, उसको जब CH2O यानी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑर्थोहाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल और पैराहाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल का मिश्रण हमें प्राप्त होता है। और ऐसे दो अणुओं के बीच में से देखिए जल का निष्कासन किस प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ दोनों जो ऑर्थोहाइड्रोक्सी मेथिल फिनॉल हैं इनके बीच में से
इस प्रकार से जल के अणुओं का ह्रास होकर के और ये एक डाइमर बनता है। और यदि यही अभिक्रिया बहुत सारे अणुओं के बीच में हो, n अणुओं के बीच में हो, जहाँ n एक बहुत बड़ी संख्या है, तो इनके बीच में से n-1 जल के अणुओं का ह्रास हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से, और एक लंबी श्रृंखला वाला बहुलक बनता है, जिसको उस रेखीय बहुलक को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं और इसे ही नोवोलक कहा जाता है। जब क्षार की उपस्थिति में संघनन करवाते हैं हम फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का, तो यहाँ पर एक हमें थर्मोसेटिंग पदार्थ प्राप्त होता है, जिसको रेसोल कहते हैं। और इन्हीं पदार्थों को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, इनके बीच में परस्पर संघनन अभिक्रियाएं होकर के CH2 तिर्यक बंधों का निर्माण हो जाता है और इससे एक त्रिविम जाल जैसी संरचना, 3 डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है और उसी को हम बेकेलाइट कह सकते हैं। तो इसे यहाँ दिखाया गया है, ये हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी दैट इज मिथाइल फिनॉल है, ये हमारा पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल है। और इसको जब हमने बहुलीकरण कराया तो बहुत सारे अणु परस्पर बहुलीकृत हो जाते हैं, तो लॉन्ग चेन्स जो होती हैं उनके बीच में क्रॉस लिंकेजेस CH2 बन जाते हैं और इस तरह से ये जो एक बहुत ही शाखित और तिर्यक बंधों द्वारा बंधित 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है, इसको हम बेकेलाइट अणु कहते हैं। तो इस प्रकार से बेकेलाइट का संश्लेषण इन अभिक्रियाओं द्वारा किया जा सकता है। ध्यान से हम इसको देखेंगे कि किस प्रकार से पहले नोवोलक का संश्लेषण होता है यहाँ, और नोवोलक का संश्लेषण होने के बाद हम देखते हैं कि क्रॉस लिंकेजेस कैसे इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं और इससे हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो कि एक नेटवर्क स्ट्रक्चर वाला है, त्रिविम जाल की संरचना वाला है और काफ़ी दृढ़ प्लास्टिक है, बेकेलाइट, वो प्राप्त हो जाता है हमको। अगर हम इनके गुण की चर्चा करें तो ये काफ़ी कठोर होता है, जैसा अभी हमने देखा, और ये फ्यूज़ नहीं हो सकता है, अगलनीय होता है, जल के प्रति बहुत प्रतिरोध होता है इसमें। ये ताप और विद्युत का बहुत ही अच्छा कुचालक है, रसायनों के प्रति ये संवेदनशील नहीं है, अपघर्षण या एब्रेशन के प्रति भी प्रतिरोधी है, आसानी से घिसता नहीं है, और प्राय ये गुलाबी भूरा यानी हल्का सा ये पिंकिश ग्रे कलर का होता है, भूरा होता है, ब्राउन इसका रंग होता है। उपयोग अगर हम देखें तो चूंकि ये ताप और विद्युत का कुचालक है, इसलिए प्राय घरेलू स्विच हैं, प्लग हैं, इनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा रेडियोस, उसके स्विच बोर्ड, टेलीफोन कैबिनेट, टेलीविज़न कैबिनेट आदि बनाने में भी इसका बहुत व्यापक प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं बेकेलाइट एक बहुत ही उपयोगी संश्लेषित प्लास्टिक है और थर्मोसेटिंग प्रकार का प्लास्टिक है, जिसका हम निर्माण कर सकते हैं और वो काफ़ी काम में आता है। जो नेक्स्ट है उसे हम कहते हैं टेरिलीन। टेरिलीन, जिसको पॉलीएथिलीन टेरथेलेट भी कहते हैं, ये एक रेशे प्रकार का बहुलक है। हमने जब बहुलकों का वर्गीकरण पढ़ा था तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण हमने पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि अंतराअणुक आकर्षण बल, अर्थात जो बहुलक की लंबी श्रृंखलाएं बनती हैं, किसी बहुलक के सैंपल में इन बहुलकीय श्रृंखलाओं के बीच बीच में किस प्रकार के बल हैं, यही उनके यांत्रिक गुणों को निर्धारित करते हैं और गुण के आधार पर ही किसी बहुलक का उपयोग होता है। इसलिए एक महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन जो अंतराअणुक बलों के आधार पर है, उसमें हम देखते हैं कि 4 प्रकार के बहुलक होते हैं: फाइबर, रेशे, इलास्टोमर, प्रत्यास्थ बहुलक जैसे रबर होते हैं, उसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स। तो टेरिलीन जो है वो इनमें से रेशे प्रकार का बहुलक है, फाइब्रस टाइप ऑफ पॉलीमर है, और ये वो बहुलक होते हैं जिनमें बहुलक श्रृंखलाओं के मध्य में प्राय हाइड्रोजन बंधन बन जाते हैं, जो सबसे प्रबल प्रकार के अंतरणुक आकर्षण बल हैं, और इस कारण से इनमें काफ़ी यांत्रिक सामर्थ्य होती है, काफ़ी मजबूत होते हैं और एक दूसरे पर लिपट कर ये रेशों जैसी संरचनाओं का निर्माण करते हैं। इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इनको काफ़ी यूज़ किया जाता है, कपड़ा उद्योग में। तो ये एक रेशे प्रकार का बहुलक है और इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है अलग अलग देशों में, जैसे लेवसन रूस में जाना जाता है, ब्रिटेन में डेक्रॉन के नाम से जाना जाता है, और वैसे इसका नाम टेरिलीन भी है। संश्लेषित कैसे करते हैं? तो ये पॉलीएस्टर प्रकार का रेशा है। देखिए, ये भी एक संघनन बहुलक का उदाहरण है। यहाँ पर भी क्या होता है कि जो एकलक इकाइयाँ होती हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, इसलिए ये सहबहुलक या विषम बहुलक है, कोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर प्रकार का बहुलक है।
और दो यहाँ पर जो मोनोमर इकाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं उसमें एक है इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH बॉन्ड CH2OH, और दूसरा दैट इज टेरथैलिक एसिड जो कि एक एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, जैसा यहाँ संरचना में दिखाया गया है। इन दोनों के बीच में जब संघनन की अभिक्रिया होती है, हम जानते हैं कि जब एसिड और अल्कोहल यानी COOH समूह और OH समूह परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो जल के अणु का त्याग कर संघनन होने से एस्टर समूह बनते हैं। अतः यहाँ संघनन द्वारा एक ऐसा बहुलक बनता है जिसमें बार बार एस्टर समूह रिपीट होता है। अनेक बार एस्टर समूह का रिपीट होने के कारण हम इसको पॉलीएस्टर टाइप का फाइबर या रेशा भी कह सकते हैं। तो ये पॉलीएस्टर प्रकार का फाइबर या रेशा है। देखिए एकलक इकाइयों को कैसे संश्लेषित किया जा सकता है। ग्लाइकोल को हम इथिलीन से संश्लेषित करते हैं। जब उसका ऑक्सीकरण करते हैं सिल्वर की प्रेजेंस में तो क्या होता है, इथिलीन ऑक्साइड बनता है जो जल अपघटित होकर हाइड्रोलाइज होकर इथिलीन ग्लाइकोल बनाता है जो एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है CH2OH बॉन्ड CH2OH। और ठीक उसी प्रकार जो ज़ाइलिन है, पैराज़ाइलिन है, उसको जब हम वैनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज कराते हैं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, तो क्या होता है, वो किस तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज होकर के एक पैरा डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है बेंजीन का, जिसको हम टेरथैलिक एसिड कहते हैं। ये दोनों ही यहाँ संश्लेषण में काम में लिए जाते हैं एकलक के रूप में, और इनके बीच में निम्न प्रकार से अभिक्रिया होती है। जब बहुत सारे एन अणु ग्लाइकोल के लिए जाते हैं CH2OH बॉन्ड CH2OH और उनकी अभिक्रिया करवाई जाती है, संघनन करवाया जाता है जब टेरथैलिक एसिड के रूप में जो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो टेरथैलिक एसिड का जो COOH समूह है और एल्कोहल ग्लाइकोल का जो OH समूह है, इनके बीच में संघनन होता है और जल के अणु का त्याग होता है। अतः यह संघनन अभिक्रिया है और इसके फलस्वरूप क्या होता है, एस्टर बंध का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार के बहुत सारे अणु जब परस्पर एक रेखा में संघनित होते हैं तो एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है जिसमें COOCH2 अर्थात एस्टर समूह n टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए वो पॉलीएस्टर तरह का बहुलक कहलाता है और उसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी को टेरिलीन कहा जाता है। अगर हम इसके गुणों की चर्चा करें तो ये बहुत ही उत्तम किस्म का रेशा है जो काफ़ी मजबूत होता है और वियर एंड टियर रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा होता है इसका, इसलिए कपड़े बनाने के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको बहुत काफ़ी उपयोगी माना जाता है। इस पर सलवटें नहीं होती और क्रीज काफ़ी अच्छी रहती है इसके ऊपर। इसके अलावा ये बहुत अधिक रसायनों के प्रति प्रतिरोधी होता है, उष्मारोधी होता है, आर्द्रता रोधी भी होता है, इसलिए इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण गुण हैं जो इसके उपयोग को निर्धारित करते हैं। यदि उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग चुंबकीय टैप बनाने में किया जाता है, हेलमेट, वायुयान, बैटरी के उपकरण बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है और सबसे व्यापक उपयोग इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में होता है, वस्त्र उद्योग में होता है। प्राय ये अकेला उपयोग में कम ही लिया जाता है। ऊनी और सूती वस्त्रों के साथ इसको मिला करके उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि इसकी मुख्य कमी क्या है कि ये आर्द्रतारोधी है और उष्मारोधी है, तो ये काफ़ी गर्मी पैदा करता है और इस कारण से इसको सॉफ्ट बनाने के लिए, थोड़ा ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए प्राय इसको कुछ निश्चित प्रतिशत में ऊन के साथ में या सूती वस्त्र के साथ में मिला करके प्रयोग किया जाता है और उस स्थिति में ये काफ़ी उपयोगी हो जाता है। जैसे टेरिकॉट नाम आपने सुना होगा, दैट इज़ टेराइलिन प्लस कॉटन, अर्थात सूती वस्त्र के साथ में धागों के साथ जब इसे मिला करके प्रयोग किया जाता है टेरिलीन को, तो दैट इज़ कॉल्ड टेरिलीन प्लस कॉटन अर्थात टेरिकॉट, और ये बहुत ही व्यापक रूप से उपयोग होने वाला वस्त्र है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। तो आज हमने दो मुख्य बहुलकों की चर्चा यहाँ की, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट और दूसरा फाइबर प्रकार का पॉलीमर या बहुलक जिसका व्यापक उपयोग होता है और जो काफ़ी मजबूत है, टेरिलीन।